नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माई चैनल DK इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम देखेंगे आज अटल पेंशन योजना के बारे में। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है UPSC EPF एग्ज़ाम के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि ये जो संस्था है EPFO ये मेनली वर्क करती है फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए। और जो अटल पेंशन योजना स्कीम लॉन्च की गई थी ये इसका उद्देश्य मेनली यही था कि जो है जो सोशल सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड की जाए लोगों को। तो देखते हैं इस स्कीम में क्या मेन पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। और जो ये वीडियोस बनाई जा रही हैं दोस्तों, जितने भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट के होते हैं जहाँ पर स्कीम्स का रोल काफ़ी है, स्कीम्स पे बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, उन उस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैंने वही पॉइंट इंक्लूड किए हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में वहाँ पर घुमाया जाता है जहाँ फैक्ट्स होते हैं, जहाँ पर जो है मेन पॉइंट्स हम भूल जाते हैं, हम ध्यान नहीं रखते ना। मैंने वही पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। तो चाहे आपका UPSC प्रीलिम्स हो या मेंस भी हो, तो वहाँ भी अगर आप इन पॉइंट्स को यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो है सभी लोग इस, और वैसे भी अगर आप इस देश के नागरिक हैं और इस देश में हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या अच्छे काम कर रही है, आपको मालूम होना चाहिए। तो सभी व्यक्ति जो भी मतलब जो है यूट्यूब पर आते हैं, सभी को ये स्कीम के बारे में पढ़ना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अटल पेंशन योजना जो है इसका जो रेगुलेटरी बॉडी है, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया था किसी एग्ज़ाम में। मुझे शायद CDS में आया था कि देखिए रेगुलेटरी बॉडी कौन है अटल पेंशन योजना की। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना कि जो PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है अटल पेंशन योजना का रेगुलेटर, ठीक है ना। इसके साथ ही एक बात और बताता हूँ मैं आपको, जो NPS है, NPS स्कीम जो आई थी नेशनल पेंशन स्कीम, तो NPS का जो रेगुलेटरी बॉडी है वो भी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ही है, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम इसके बारे में जाने की देखिए ये जो अथॉरिटी है क्या काम है इसका, तो इट इज़ अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, मतलब कि जो है ये एक्ट के थ्रू एस्टेब्लिश की गई है अथॉरिटी, ठीक है। और जो है ये इंश्योर करती है कि जिससे ये जो है प्रॉपर पेंशन सिस्टम डेवलप हो इंडिया के अंदर। तो NPS जो है, NPS जो लॉन्च किया गया था 2006 में गवर्नमेंट के द्वारा, नेशनल पेंशन स्कीम, तो उसको भी इम्प्लीमेंट करने का काम, रेगुलेट करने का काम इसी अथॉरिटी का होता है, ठीक है। ये अथॉरिटी किसके अंडर में वर्क करती है? इट वर्क्स अंडर द फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, कि ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर में काम करती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। अब आते हैं स्कीम के बारे में दोस्तों। ये जो स्कीम है ना अटल पेंशन योजना, ये लॉन्च की गई थी 9 मई 2015 को। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि टू क्रिएट अ यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम फॉर ऑल इंडियंस, स्पेशली द पुअर्स, अंडर प्रिविलेज्ड एंड वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। स्कीम सभी के लिए लॉन्च की गई है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, लेकिन जो मेन फोकस है वो कहाँ किया जाएगा? जो पुअर हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, मतलब कि उनको सही से बेनिफिट नहीं मिल पा रहे हैं, और जो वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। सेक्टर्स दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है अनऑर्गेनाइज्ड, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड मतलब कि जैसे जहाँ पर सैलरी रेगुलरली आ रही है आपको, डिफरेंट स्कीम्स के तहत आपका रजिस्ट्रेशन है, NPS में आप पैसा भी डाल रहे हैं, ठीक है। अगर आप सिंपल मोटा मोटी माइंड में रखें तो जो अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है वो ऑर्गेनाइज्ड है, और एक ठेले पे सामान बेचने वाला है या एक शॉपकीपर है, दैट इज़ द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, ठीक है ना। प्राइवेट कंपनीज में काम कर रहा है तो वो भी ऑर्गेनाइज्ड ही है, अगर जो है प्रॉपरली जो है उसका जो PF है वो कट रहा है, ठीक है। या जो EPFO की जो मतलब जो है कंट्रीब्यूटरी स्कीम है उसमें वो अगर वो एनरोल है तो वो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर है। लेकिन अगर जो है कोई भी स्कीम का वो लाभ लाभ नहीं ले पा रहा, कहीं पर भी वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है अपनी इनकम का, तो इट इज़ नॉट अ ऑर्गेनाइज्ड, इट इज़ अनऑर्गेनाइज्ड। बात समझ में आ रही है? इस स्कीम के तहत क्या होता है कि जो स्कीम प्रोवाइड द सब्सक्राइबर्स अ फिक्स्ड रेंज ऑफ पेंशन बिटवीन 1000 टू 5000। इंपॉर्टेंट है कि किस रेंज तक आपको पेंशन मिल सकती है, 1000 से 5000 के बीच में आपको पेंशन मिल सकती है अगर आप जो है स्कीम को ज्वाइन करते हैं ये 18 साल से 40 साल की उम्र तक। दोस्तों ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जीवन ज्योति बीमा योजना जो बताई थी मैंने वो 18 से 50 साल तक था, ठीक है। लेकिन जो है अगर हम बात करें अटल पेंशन योजना की, तो यहाँ पर 18 से 40 साल के बीच के लोग ही इसमें एनरोल कर सकते हैं। 18 से 40 ईयर्स तक के बीच के लोग ही इस योजना में एनरोल कर सकते हैं। घुमाते हैं, अगर आप MCQs आएंगे तो जो यहाँ पे 18 टू 45 कर देंगे, 18 टू 50 कर देंगे। अगर आपको ये चीज़ याद नहीं रहेगी तो जो है आप मिस्टेक कर सकते हो, ठीक है।
कंट्रीब्यूशन टू अटल पेंशन योजना इज़ एलिजिबल फॉर टैक्स बेनिफिट, जैसे कि एनपीएस में होता है। अगर आप कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं अटल पेंशन योजना में और आप टैक्स भी पे कर रहे हैं, तो आप टैक्स का बेनिफिट ले सकते हो अगर आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो इस योजना के तहत। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बातें थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि जो आपको समझ में आई होंगी कि जो रेगुलेटर बॉडी है पीएफआरडीए वो क्या है, किसके अंडर में आता है, और जो ये योजना है अटल पेंशन योजना, इसमें क्या कौन बेनिफिशियरी है, कितना बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये सब बातें जो हैं ये मेन पॉइंट्स, ओनली मेन पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं, जिन पॉइंट्स को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो अच्छी लगी वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव वेरी नाइस डे।